हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। इस समय की आपकी जो क्लास है दोस्तों, ये क्लास जो है वो आपकी एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर की क्लास है। ठीक है, एनटीए नेट फर्स्ट पेपर। ठीक है, इसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है, इसके बारे में पिछली जो क्लासेस जो हुई हैं वो इसके बारे में हुई हैं। अभी आपका जो पिछला जो मर्जर हुआ था एग्ज़ाम का, दिसंबर और जून का, वो एग्ज़ाम आपका हुआ है। और अभी दिसंबर का श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद इस बात की है कि दिसंबर वाला भी एग्ज़ाम हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मर्ज हो जाए, कंबाइंड हो जाए। तो इसके लिए अभी आपके पास 6 से 8 महीने तैयारी के लिए हैं। अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो होता है वो पूरा का पूरा, अगर आपका बहुत अच्छी इसमें तैयारी है तो आपका नेट या जेआरएफ निकलने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसी क्रम में शिक्षण का जो आपका कॉन्सेप्ट था, उसमें आज का जो आपका जो टीचिंग के लिए टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में हम सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। एक तो इसमें सामान्य तरीके के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, कक्षा में कोई भी शिक्षक अगर शिक्षण कार्य कर रहा है तो पहले वो सामान्य सिद्धांतों की बात होगी यहाँ पर, और दूसरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, तो हम सामान्य सिद्धांतों की बात करते हैं। सबसे पहले तो सामान्य सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत आएगा शिक्षण का है उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। ठीक है, उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। ठीक है, अब शिक्षण कार्य में उद्देश्य पूर्णता के सिद्धांत को रखने का क्या मतलब ये है कि जो आपको मैंने बताया था, जो शिक्षण के स्तर जहां पर बताए थे वहां पर क्या बताया था, प्रथम स्तर में उद्देश्यों का निर्माण होता है, और जो तृतीय स्तर होता है यानी कि बाद शिक्षण के बाद का जो स्तर होता है उसमें ये देखने का प्रयत्न किया जाता है, मूल्यांकन करने का प्रयत्न करता है शिक्षक कि जिन उद्देश्यों का निर्माण किया गया उनमें पूर्ति हुई या नहीं, उनमें प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो उद्देश्य पूर्णता यानी कि कोई भी पाठ्य योजना जो कक्षा में प्रस्तुत की जाएगी, शिक्षक शिक्षण के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, उसके उद्देश्य निर्धारित करने हैं और उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना है, और फिर बाद में लास्ट में उसका मूल्यांकन करना है कि वो अपने तैयार किए गए उद्देश्यों में कितना सफल हुआ है और कितना नहीं। ठीक है, अगला है पूर्वानुभव, संबंधीकरण का सिद्धांत। संबंधीकरण का सिद्धांत। ठीक है, सीधे सीधे आपको टॉपिक पर नहीं आना है। आप पाठ्य योजना बनाते हैं, उसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को रखते हैं। तो एक शिक्षक का क्या है जो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सीधे सीधे वो क्लासरूम में जाकर पाठ्य योजना या जो भी उसको पढ़ाना है, जिस टॉपिक पर बात करनी है वो नहीं शुरू करेगा, उससे संबंधित पूर्व अनुभव या पूर्व ज्ञान को, यानी कि पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करेगा। यही बात इस सिद्धांत में बताई गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विविधता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विविधता
विभिन्नता या व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि सब बार बार एक ही बात कही जा रही है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का विशेष ध्यान रखना चाहिए शिक्षण कार्य करते समय, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट या गंभीर शब्दावलियों का चुनाव करेगा, जो मिडिल या लो आईक्यू वाले बच्चे हैं उनको वो बात समझ में नहीं आएगी, और जो ऊपर आईक्यू वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, वो तो इस बात को समझ जाएंगे। तो ऐसी शब्दावलियों का चुनाव, ऐसी पाठ्य वस्तु का चुनाव करना है जो बच्चों को सरलतम रूप में समझ में आ जाए। तो एक शिक्षक की शिक्षण कार्य करते समय जिम्मेवारी बनती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए ही वो शिक्षण कार्य करेगा। ठीक है, फिर उपयोगिता का सिद्धांत, 4th नंबर जो है आपका उपयोगिता का सिद्धांत यानी कि आप अगर क्लासरूम में जा रहे हैं, शिक्षक होने के नाते शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और अगर कोई भी विषय वस्तु जो बच्चे के उसके जीवन के लिए सामाजिक रूप से या फिर पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, किसी भी रूप से अगर वो विषय वस्तु उपयोगी नहीं है तो बच्चा उसको सीखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लगाए, उसमें रुचि बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगी। तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी विषय वस्तु उसको बच्चे के दैनिक जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, इन बातों से जोड़ते हुए, ठीक है, कि ये चीज आपको यहाँ बताई जा रही है, ये चीज आपका ये फार्मूला लगा, ये साइंस का टॉपिक है, या ये आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आप हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आगे आने वाले जीवन में आपके लिए कितनी उपयोगी होने वाली है या वर्तमान में आपके लिए कितनी उपयोगिता रखती है, ये सारी बातें आपस में संबंधित करके तब छात्र को आपको क्लासरूम में पढ़ाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नियोजनात्मक सिद्धांत। ठीक है, नियोजनात्मक सिद्धांत यानी कि यहाँ पर आप पाठ्य योजना के बारे में सब जानते होंगे। पाठ्य योजना तैयार की जाती है किस लिए, कि नियोजित तरीके से कक्षा कक्ष में जाकर आपको बच्चों, यानी कि पहले पूर्व प्रश्नों से जोड़ना है, उद्देश्य बनाएंगे, पूर्व प्रश्नों से जोड़ेंगे, विकासात्मक आप विषय वस्तु पढ़ाएंगे, विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, मूल्यांकन। ठीक है, तो एक नियोजित तरीके से ही क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है ताकि शिक्षण कार्य क्या हो सके, प्रभावी हो सके, और छात्र उसमें क्या ले सके, रुचि ले सके, और आपके द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु रुचिपूर्वक पढ़ें और समझें। ठीक है, अधिगम तत्परता विकास का सिद्धांत। अगला जो पॉइंट है, अधिगम तत्परता विकास का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम तत्परता यानी बच्चा सारी की सारी कहानी जो शिक्षक और छात्र की जो कहते हैं ना, शिक्षण की प्रक्रिया में पूरी की पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है, तत्परता से। अगर हम तत्पर नहीं हैं किस पढ़ाई के लिए, अगर हमें रुचि नहीं आ रही है, अगर हम उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं हो रहे हैं, तो वो सारा काम क्या है, आगे हम किसी भी तरीके से उसको कर नहीं सकते। यानी कि शिक्षण कार्य बच्चा जो उसमें रुचि नहीं लेगा, अगर उसमें तत्परता नहीं है तो वो उसको कर नहीं पाएगा। तो शिक्षक का दायित्व तो क्या है शिक्षण के समय, कि सीखने, अधिगम यानी कि सीखना, सीखने के प्रति बच्चे में तत्परता उत्पन्न की जाए ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके। ठीक है, फिर सृजनशीलता के विकास का सिद्धांत। अगला पॉइंट है सृजनशीलता के विकास का सिद्धांत। ठीक है, सृजनशीलता के विकास का सिद्धांत क्या है, कि क्रिएटिविटी के लिए,
क्रिएटिविटी का विकास करना बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर नई चीज़ नई बात वो आपसे करते हैं पूछते हैं कि उनको आपको डांटना है, चुप करके बैठा देना है, लेकिन अगर कोई नई चीज़ नया विचार बच्चों के मन में आ रहा है तो उसे आपको क्या करना है, प्रोत्साहन देना है, ठीक है, ताकि उनमें किसकी भावना का विकास हो सके, सृजनशीलता या क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कि सभी से हट कर काम करने की प्रवृत्ति का विकास बच्चों में हो सके, और ये किसके माध्यम से किया जाता है, शिक्षण के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, अगला जो आपका पॉइंट है, जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो शिक्षण के माध्यम से शिक्षक की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जनतांत्रिक मूल्य, ठीक है, जनतांत्रिक मूल्य यानी कि ऐसे मूल्य जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ठीक है, आगे चलकर बच्चों को इन सब चीज़ों का महत्व बताना है कक्षा कक्ष में, ताकि आगे चल के वो इन सब चीज़ों के जो महत्व हैं कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, यानी कि किसी तरीके की नेतृत्व की भावना अगर बच्चे में विकसित हो रही है तो उसका विकास करना, आत्मविश्वास का ज़्यादा से ज़्यादा उसका मनोबल बढ़ाना, ठीक है। तो जनतंत्र यानी कि समाज में जाकर समाज के लिए, देश के लिए या राष्ट्र के लिए बच्चा अपना विद्यालय से निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे राष्ट्र हित में, इन मूल्यों का विकास भी शिक्षण के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, और शिक्षक को इन मूल्यों का विकास भी छात्र में करना चाहिए, ठीक है। ये तो आपके थे सामान्य सिद्धांत, ठीक है। अब बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी 4-5 हैं आपके। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो है अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। मनोवैज्ञानिक पक्ष है इसमें, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है, पहले लिख लेते हैं सारे। दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है स्वाध्याय प्रेरणा का सिद्धांत, स्वाध्याय प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक की, 1 बाय 1 बात करेंगे हम, ठीक है। अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का सिद्धांत, इसमें क्या यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सिद्धांत के माध्यम से कि बच्चे को अभिप्रेरित करना है, किसके लिए, शिक्षण कार्य के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए बच्चे को, छात्र को अभिप्रेरित करना है, और उसकी अनुक्रिया पर, ठीक है, उसकी अनुक्रिया पर उसे क्या करना है, पुनर्बलित करना है, पुनर्बलन प्रदान करना है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा आपका टॉपिक है, ठीक है। पुनर्बलन से संबंधित क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है कि पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, कैसे देना चाहिए बच्चों को पुनर्बलन, कब क्या देना चाहिए, ये सब पूरा का पूरा एक टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा यानी कि अभिप्रेरित करेंगे सीखने के लिए, और फिर सीखी गई विषय वस्तु का जब मूल्यांकन करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पुनर्बलन प्रदान करेंगे, ठीक है। वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। फिर रुचि का सिद्धांत, शिक्षण कार्य में के माध्यम से छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए उनमें रुचि उत्पन्न करना, बिना रुचि के कोई भी कार्य संभव नहीं है, बच्चे नहीं सीखेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, रुचिपूर्ण ढंग से ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। स्वाध्याय प्रेरणा यानी कि बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए, खुद से सीखने के लिए मोटिवेट करना है, ठीक है। हर चीज जैसे कि छोटे बच्चे क्या होता है कि शिक्षक पर या फिर गार्जियन पर डिपेंड करते हैं,
ठीक है। लेकिन एक एज के बाद बच्चों को क्या किया जाता है कि स्वाध्याय प्रेरणा, यानी कि खुद से सीखना, खुद से पढ़ने के लिए, खुद से इसके लिए क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए शिक्षक को कि खुद से जब वो सीखेगा पढ़ेगा तभी क्या होगा कि पढ़ाई के प्रति जो उसकी एक लगन होती है, एक जागरूकता होती है, वो बच्चे में उत्पन्न होती है। फिर शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। शिक्षक को क्या करना है, शिक्षण कार्य के लिए सबसे पहले छात्रों को अभिप्रेरित करना है, उनमें रुचि उत्पन्न करनी है, और ये सब किसके माध्यम से होगा, पढ़ाई को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, ये जो शिक्षण के सूत्र हैं ये आपको पढ़ाए जाएंगे अभी। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, शिक्षण विधियां, ये सब आपको अभी आगे आने वाली क्लासेस में सब आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो शिक्षण के सूत्र जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, दृश्य से अदृश्य की ओर, ठीक है, ये सब आपके कौन कौन से, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक, आगमन से निगमन की ओर, ये सारे आपके क्या है, शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, इन सब का इस सिद्धांत में बताया गया, इन सबको क्लियर किया गया है। और ये आपके 4 जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं शिक्षण के। ठीक है, तो शिक्षण के सिद्धांतों के नाम और एक सतही बात, यानी कि अगर इनसे संबंधित कोई बात आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो आप उसका आंसर गलत करके ना आए। ठीक है, तो ये थे शिक्षण के सिद्धांत, इनको ध्यान से आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। अब कल जो आपका अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा शिक्षण के उपागम। ठीक है, शिक्षण के उपागम आएंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका मॉन्टेसरी मेथड हो गया, विनेटिका मेथड हो गया, किंडरगार्टन मेथड हो गया, या ह्यूरिस्टिक मेथड, या डाल्टन योजना विधि क्या है, इन सबसे क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी आगे क्लियर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल से जुड़े रहिए, उम्मीद है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद।